नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सबको हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 5 पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में बता रहा था। ज्योमेट्रिक डिजाइन चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कई सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड किया है। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक डिजाइन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग मन लगाकर बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसमें एक एक जो बिंदु है, एक एक पॉइंट है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है और उसको समझने की भी आवश्यकता है। चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे वो आप साइट पे वर्क कर रहे हों, हर किसी चीज़ के लिए भी सिविल इंजीनियरिंग में और उसमें हाईवे सब्जेक्ट में जो ये चैप्टर है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो भी चैप्टर आपके दिए हुए होते हैं वह सभी किसी न किसी काम में आते हैं, कहीं ना कहीं उसका काम होता है, तभी वह एक सब्जेक्ट या विषय बनता है और उसमें वह चैप्टर बनता है। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं और उसको अगर पहले से आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो साइट पर बहुत दिक्कतें होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया जाए उसको बहुत ध्यान से आप पढ़िए। मित्रों, एक गुजारिश है आप लोगों से, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं, आगे आगे बढ़ाकर देखते हैं। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, असाइनमेंट भेज दिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद भेज दिए। देखिए, मैं भी जानता हूं कि यह एक थ्योरी सब्जेक्ट है, आप इसको एग्जाम के पास में पढ़ना चाहते हैं, बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको लगातार कंटिन्यूअस पढ़ना चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपके दिमाग में वो बैठेगा, समझ में आएगा, बाद में उसमें सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लगातार वीडियो देखते रहें, लेक्चर देखते रहें और लेक्चर को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आप लेक्चर का जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसके लिए आप इस पर बेल आइकन को प्रेस कर दें और लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन का लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में सबसे पहले बात करते हैं रोड शोल्डर की, बर्म की, सड़क बर्म की और स्कंध की। देखिए, रोड शोल्डर मतलब कंधा, कंधा मतलब स्कंध, ठीक है। बर्म, स्कंध और रोड शोल्डर, आप इन तीनों में से किसी एक नाम को बोलिए, सबका मतलब समान है इंग्लिश में, हिंदी में। पेवमेंट जो होता है, रोड पेवमेंट, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, उस पेवमेंट के जो साइड में जो पोर्शन होते हैं, दोनों साइड में जो पट्टियां होती हैं, उसको बोलते हैं रोड शोल्डर या स्कंध, ठीक है। अब मैं एक बार फिगर आपको दिखा के बता देता हूं कि रोड शोल्डर स्कंध क्या होता है। देखिए, ऐसे करके ये आपकी रोड होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर जो ये पोर्शन बचता है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, स्कंध बोलते हैं या रोड शोल्डर बोलते हैं। इसको मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा। स्कंध के कार्य क्या होते हैं? तो स्कंध के कार्य हैं कि अगर हमें रोड पेवमेंट की चौड़ाई कभी बढ़ानी पड़े तो हम स्कंध बनाते हैं कि मान लो पेवमेंट है हमारा, अभी हम इतने से काम चला रहे हैं, अब आगे हमारे पास जमीन ही नहीं है तो हम रोड चौड़ा नहीं कर सकते। स्कंध होगा तो हम स्कंध तक तो रोड को, चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए हम रोड की चौड़ाई के बढ़ाने में पेवमेंट को, अगर रोड की चौड़ाई मतलब पेवमेंट की चौड़ाई है ना, तो पेवमेंट को अगर चौड़ा करना है तब भी हमें स्कंध रखने में आसानी होती, स्कंध रखने से आसानी होती है कि हम उससे पेवमेंट को चौड़ा कर सकते हैं। उसके बाद कभी हमारा ऐसा होता है कि अगर विलेज रोड है, विलेज रोड में अधिकतर देखा होगा सिंगल लेन होती है। आपको सिंगल लेन में जब डबल गाड़ियां क्रॉस करनी होती हैं, ये सिंगल लेन रोड है, अब यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर क्रॉस करनी है, एक इधर से क्रॉस जानी है, एक इधर को जाना है, एक इधर को जाना है। अब हमारे पास दिक्कत आ जाती है, इनके टकराने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक गाड़ी का पहिया स्कंध पर उतार लेता है और इधर वाला गाड़ी का पहिया इधर स्कंध पर उतार लेता है और आराम से गाड़ी क्रॉस हो जाती है। तो हमें गाड़ी को क्रॉस करने, पास करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर हमारा कोई वाहन जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और उसे अस्थायी तौर पर, मतलब उसको सही करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए कहीं पर खड़ा करना है, तो वह भी काम हम कर सकते हैं।
ठीक है। स्कंध में सर्विस लेन, मेंटेनेंस, आपातकालीन व्यवस्था, इस तरह की जो भी योजनाएं हैं वो हम कर सकते हैं, क्रियाकलाप वहां पर कर सकते हैं। साइड में अगर मेंटेनेंस करना है तब भी हम उसको आराम से किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि अगर रोड पे हम जब स्कंध बनाते हैं, रोड का मेंटेनेंस करना होता है, तो हम मेंटेनेंस का सामान भी वहां पर रख सकते हैं। ठीक है। कभी कभी रोड में क्या होता है कि रोलर हमें चलाना होता है, रोलर रखना होता है, तो उस जगह पर हम रोलर को भी आसानी से रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम स्कंध के होने से आसानी होती है। प्लस स्कंध जो है रोड के कटान को बचाता है। अगर बारिश हुई है तो बारिश में रोड नहीं कटती है, साइड की स्कंध की मिट्टी कभी कभी कट जाया करती है और रोड का वह बचाव कर जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से स्कंध के ये लाभ हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि स्कंध की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। तो स्कंध की जो चौड़ाई है वो 2.44 मीटर तक रखनी चाहिए। अब यह क्या होती है 2.44? मैंने पहले लेक्चर में बताया था 2.44 क्या है, ये वाहन की चौड़ाई है। ठीक है। इतनी होनी चाहिए कि कोई भी वाहन जो है वो सुरक्षित तरीके से खड़ा हो सके। ठीक है। बट होता क्या है, जो हमारा स्कंध है वो हमारा 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IRC। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस। अब शहरी क्षेत्रों में स्कंध की जरूरत नहीं होती है, तो शहरी क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, स्कंध को जो बर्म होते हैं उनको किस में बदल देते हैं, फुटपाथ में बदल दिया जाता है। काम वो पैदल चलने का करते हैं, बस वहां जहां जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें आप फुटपाथ पर वाहन नहीं चला सकते। यहां पर क्या है, आप वाहन को खड़ा कर ले रहे थे, मेंटेनेंस कर ले रहे थे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो कि हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर चीजें उपलब्ध होती हैं, दुकानें उपलब्ध होती हैं, तो इसलिए वहां साइड में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपके जो टोचन वाले वाहन होते हैं वो जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए शहरों में इतनी आवश्यकता नहीं है कि आपको स्कंध पे वाहनों को खड़ा करना की जरूरत पड़े। ठीक है, तो इसलिए शहरों में जो पैदल लोग जो चलते हैं उनके लिए हम फुटपाथ का निर्माण करते हैं और स्कंधों को किस में बदल दिया जाता है, फुटपाथ में बदल दिया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कर्ब की। यहां पर दो चीजें हैं, कर्ब को हिंदी में बोलते हैं उपांत। ठीक है, अब कर्ब होता क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है कर्ब। इस कर्ब का मतलब है आपका कहीं पर दिया गया मोड़, और ये जो कर्ब है ये क्या होता है, जब हमारी रोड होती है, रोड के साइड में हम पेवमेंट से ऊपर थोड़ा सा एक ईंट का लाइन लगाते हैं, एक ईंट की लाइन लगाते हैं रोड बनाने से पहले। देखिए मैं बताता हूं, मान लीजिए ये आपकी रोड है, तो यहां पर ये ईंट की एक लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, इस तरीके से रोड की हम लाइनें बनाते रहते हैं। ठीक है, और यह लाइनें जो हैं ईंट की, यह पेवमेंट से थोड़ी ऊंची होती हैं। जो लाइनें हैं जिनको हम कर्ब बोलते हैं, यह खड़ी ब्रिक की, खड़ी ईंट की लगाई जाती हैं। याद रखिए, यह जो है पेवमेंट को बचाव तो करती हैं, दूसरा एक काम करती हैं, जब हमें रोड बनाना होता है तो उसके अलाइनमेंट में भी यह सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका साइड स्लोप। साइड स्लोप क्या होता है, जब हम रोड होती है हमारी, रोड में जब हम मिट्टी भराव करते हैं पेवमेंट को, तो आपका रोड का पोर्शन एकदम सीधा नहीं रखा जाता है, उस पोर्शन को थोड़ा जो मिट्टी है उसको ढलान में रख दिया जाता है। देखिए, आप एक आयताकार बर्तन लीजिए और उसमें मिट्टी का ढेर लगाइए, मिट्टी भरिए आयता, जैसे ये बर्तन है, और इस बर्तन में आप सॉइल भरिए, और उसके बाद जैसे आप बचपन में खेल खेलते हैं कि किसी में भरते हैं, उसके बाद उसको बर्तन को पलटते हैं तो उसका शेप ले लेता है, उस तरीके से आप इसी के शेप को ऐसे रखिए। जब पलटेंगे तो ये शेप निकल के कैसे आएगा आपका, ऐसा कुछ आएगा। जब ऐसा कुछ आएगा और इस पे हल्का सा लोड लगाइए तो इसके किनारे जल्दी फ्रैक्चर कर जाएंगे। बट अगर यही सॉइल आपका, ये सॉइल अगर इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में, ट्रेपेजोडियल फॉर्म में, तो क्या होगा, इस पर मिट्टी का कटान
कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रायंगुलर शेप है यह सॉइल की ओवरटर्निंग को या सॉइल की स्लाइडिंग को क्या करता है, रोकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मृदा का जब रोड हम बनाते हैं तो उसको सीधा ढाल नहीं देते हैं, एकदम सीधा ढाल ना देके उसको क्या करते हैं, तिरछा डाल देते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब मृदा भराव हो या मृदा कटान हो, चाहे रोड इन कटिंग हो चाहे रोड इन फिलिंग हो, उसमें कभी भी सड़क को, कटान को ऊर्ध्व नहीं रखा जाता है, वर्टिकल नहीं रखा जाता है, क्योंकि वर्टिकल अगर रखेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, उस सेक्शन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वह गिर जाएगा। मान लीजिए ऐसे होगा तो ये जल्दी टूट जाएगा, बट ऐसे होगा तो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम मृदा में क्या देते हैं, साइड स्लोप देते हैं। साइड स्लोप देते हैं जो क्या काम करता है, साइड स्लोप क्या काम करता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कंट्रोल करता है, वर्षा से रोड कटने से बचाता है, पेवमेंट से जल निकासी को आसान करता है, और यही चीजें जो साइड स्लोप पर निर्भर करती हैं। हमारा जितना वर्षा ज्यादा होगी उतना हमें साइड स्लोप ज्यादा रखना पड़ेगा, हमारी मिट्टी जितनी कमजोर होगी उतना साइड स्लोप ज्यादा रखना पड़ेगा, मिट्टी जितनी हार्ड होगी साइड स्लोप कम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मिट्टी हार्ड होगी तो जो साइड है, रोड की साइड है, वो कटेगी नहीं, और अगर मिट्टी कमजोर होगी तो थोड़ा पानी पड़ने से ही साइड में कटने लगेगी और उसी के साथ पेवमेंट भी कटने लगेगा या उखड़ने लगेगा। तो इसलिए कभी भी हम तीखे ढालों का निर्माण नहीं करते हैं, चपटी ढालें बनाते हैं। चपटी ढालें ही क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, चपटी ढालों का अनुरक्षण बहुत आसान होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। बाद में बात करते हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं, एक नॉर्मल रूल्स हैं, कुछ आईआरसी के अनुसार साइड स्लोप के रूल्स हैं। तो मैं पहले नॉर्मल रूल्स बताता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैं नॉर्मल रूल की बात बताता हूं ये आजकल यूज होते हैं, है ना। जैसे आपको कोई एक चीज बताई जाए कि हाँ भाई ये रूल में है बट इतने तक आप कर सकते हो इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया में जो रोड की सिचुएशंस है वो फॉरेन कंट्रीज जैसी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट रोड में जो आप रूल्स में है वही आप फॉलो करें। तो कुछ चीजें हैं जिसमें टॉलरेंस रखा जाता है और आईआरसी भी उस चीजों को रिकमेंड करती है कि हाँ चलिए ठीक है, इतना टॉलरेंस इन्होंने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का है कि रोड पे हम सेफ्टी से चल सके, एक नॉर्मल रूल फॉलो कर लें। आईआरसी तो एक स्टैंडर्ड रूल बनाती है, अगर उसके हिसाब से नहीं भी फॉलो हो पा रहा है, वैसे होना चाहिए, नहीं भी हो पा रहा है तब भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं आती है, पब्लिक को कोई कष्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर दो नियमों की बात करेंगे, एक जो चल रहा है और एक जो स्टैंडर्ड है, जो अकॉर्डिंग टू आईआरसी है। ठीक है, तो देखिए मृदा भराव, मृदा भराव में 1.5 1.5 और अनुपात 1 का, ये जितने भी मैं स्लोप बता रहा हूं आपको, ये सारे स्लोप कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल अनुपात वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल में, H रेशियो V में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मृदा कटान में, मैंने अभी बोला था अगर कटिंग में होगी तो 1:1 का रखेंगे। ठीक है, अगर पहाड़ी क्षेत्र में है तो 1/2:1 अथवा 1/4:1। आईआरसी के अनुसार अगर मृदा कटिंग में है, अब इसने आईआरसी ने और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, उसने जो सॉइल की, जैसा मैंने पहले अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि जो सॉइल होगी उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना स्लोप रखा जाए, कितना साइड स्लोप रखा जाए। क्योंकि अगर मिट्टी नरम है तो जल्दी ढल जाएगी, जल्दी ढक जाएगी, और अगर मिट्टी बहुत मजबूत है तो उस पर पानी भी पड़ेगा तब भी वो बह के नहीं जाएगी, है ना। तो अगर मिट्टी जो नरम है तो उसमें आपको साइड स्लोप ज्यादा रखना पड़ेगा, और अगर मिट्टी मजबूत है तो उसमें साइड स्लोप आपको कम रखना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सामान्य जो मृदा है उसके लिए 1:1 से 1/2:1, और अगर मृदा जो है वो चट्टान में है तो 1/4 रेशियो से लेकर 1 से 1/2:1, और अगर कठोर चट्टान है तो 1:1 लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं, अगर फिलिंग में मृदा है, ठीक है, और भराव जो है वो 0.8 मीटर से अधिक है, अगर फिलिंग में मृदा है और भराव जो है 0.8 मीटर से अधिक है, तो क्या करेंगे, मृतिका में मृदा है उसमें 2:1 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेंगे। ठीक है, अगर वो मृदा हमारी कैसी है, भराव में है, तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का रेशियो कितना लेना है, 2:1 का लेना है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि सड़क की पट्टी की चौड़ाई, मार्ग अधिकार, रोड लाइन और राइट ऑफ वे। आप देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मैं कोई नाम बताता हूं आपको, तो नाम में मैं 2 नाम बता देता हूं, जिसको तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप कोई एक नाम या दोनों नाम अगर आपको, इसलिए मैं बोलता हूं कि लेक्चर को आप जब 2-2, 3-3 बार देखेंगे, तब उसमें आप जो है महारथी बनेंगे उस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चूंकि आप इस इंजीनियरिंग विधा में हैं, आपको करना ही यही है, अब आपका यह जीवन बन गया है, तो यह सोच के नहीं चलिए कि हमें एक नॉर्मल बीएससी ग्रेजुएट की तरह पास होके आगे चला जाना है। आपको इसी फील्ड में रहना है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा, उसके क्या नाम है, किन नामों से बोला जाता है, उसके बारे में। तो बात करते हैं सड़क की पट्टी की चौड़ाई या मार्ग अधिकार, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोड लाइन और राइट ऑफ वे। तो सड़क निर्माण के लिए देखो, जो सड़क निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी जमीन की हमें आवश्यकता होती है, या जितनी चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होती है, या आपका जितनी स्ट्रिप की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, मार्ग अधिकार या सड़क भूमि बोलते हैं। और इसे रोड की स्थायी भूमि भी बोला जाता है, इसीलिए इसको परमानेंट लैंड बोलते हैं, और इसीलिए इसको कहीं कहीं पर परमानेंट वे बोलते हैं। अधिकांशतः परमानेंट वे का जो शब्द का इस्तेमाल है वह रेलवे में होता है, हाईवे में नहीं होता है। इसीलिए रेलवे में जो रेल की पटरी बिछाई जाती है, उसके इंजीनियर को क्या बोलते हैं, पीवे इंजीनियर, परमानेंट वे इंजीनियर, या PWI परमानेंट वे इंस्पेक्टर। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब पट्टी की चौड़ाई निम्नलिखित आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित की जाती है। क्या क्या आवश्यकताएं हैं पट्टी की चौड़ाई, तो उसमें आवश्यकता क्या है, हम देखेंगे निर्माण तल की कितनी चौड़ाई है। भाई जितना कंस्ट्रक्शन जो लेवल है, जितना हमें उसके बनाना है रोड चौड़ी, उतना ही हम परमानेंट लैंड लेंगे। अगर हमें विलेज रोड बनानी है तो विलेज रोड के हिसाब से, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनानी है तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के हिसाब से, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बनानी है तो उसके हिसाब से, नेशनल हाईवे बनानी है तो उसके हिसाब से, एक्सप्रेस वे बनानी है तो उसके हिसाब से। तो जिस टाइप का रोड होगा, जिस टाइप के रोड की जितनी चौड़ाई होगी, 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन, तो जिस तरीके से जितने लेन की आवश्यकता होगी, उसी हिसाब से उस पट्टी की क्या होगी, चौड़ाई होगी, वही आपका राइट ऑफ वे होगा या परमानेंट वे होगा। ठीक है, उसके बाद भराव और कटान में जो आपको स्लोप चाहिए। अब चूंकि देखिए, अगर हमें रोड चाहिए इतनी और ढाल के लिए हमें स्लोप चाहिए ज्यादा, तो ये वाला एरिया तो ज्यादा हो गया ना, तो इस तरीके से रोड की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो अगर आपको मिट्टी को देखकर, उसके सॉइल के टाइप को देखकर, और जितनी ढाल जो आवश्यक है उसके हिसाब से कितनी जमीन चाहिए, उस हिसाब से उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमें परमानेंट रोडवे कितना चाहिए या लैंड हमारी कितनी यूज करनी चाहिए, है ना। उस हिसाब से हम जमीन का क्या करेंगे, अधिग्रहण करेंगे। तो हमें यह भी देखना है कि जो आपका रोड है, रोड किस मिट्टी पर बन रही है, उसमें कितना हमें ढाल देना पड़ रहा है। जितना हमें ढाल देना ज्यादा पड़ेगा, जितनी मिट्टी कमजोर होगी उतना ढाल ज्यादा देना पड़ेगा, जितना ढाल ज्यादा देना पड़ेगा उतना ही क्या होगा, उतना ही उसकी चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि रोड में कितने कर्व आ रहे हैं। यहां कर्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं कर्व की बात कर रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि रोड में कितने क्या आ रहे हैं, कर्व आ रहे हैं। ठीक है, कर्व CURVE, कर्व का मतलब मोड़, क्योंकि जब हम रोड में कर्व देते हैं तो रोड की चौड़ाई क्या होती है, उस पर्टिकुलर स्पेस पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें साइड डिस्टेंस की बात करनी पड़ती है कि हम इतनी तीखा मोड़ ना मोड़े कि हमें
उसका जो रोड का दूसरा जो अपोजिट साइड से जो वाहन आ रहा है वो हमें दिखाई ही ना दे। तो ऐसी सिचुएशन हम ऐसी पैदा ना करें कि कोई हमें वाहन ही वहां पर दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि रोड में जितने कर्व आएंगे उसी हिसाब से रोड की चौड़ाई भी निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि रोड में आपकी जो नालियां हैं, जल निकास है, पेड़ों की पंक्तियां हैं, सड़क सामग्री है, रखने की भूमि है, उसके हिसाब से भी कितना भाई चौड़ा आपकी वहां पर जगह है, आसपास में खाली नहीं है, या हमें अधिग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है आसपास में किसी के ज़्यादा घर बने हुए हैं या और कुछ खेती हो रही है जिसमें हम मटेरियल नहीं रख सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा, रोड की चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं जिसमें अकॉर्डिंग टू IRC क्या रोड की चौड़ाई रखनी है, मैदानी क्षेत्रों के लिए भी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी कितनी चौड़ाई पट्टी लेनी है, उसका एक मानक है। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, IRC के अलावा भी अगर कहीं पर सिचुएशन बहुत कंडीशन खराब है या सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट टाइप की है तो वहां पर एक्स्ट्रा जमीन ली जाती है। ठीक है, उसके लिए IRC भी छूट प्रदान करता है, क्योंकि देखिए ये जो वर्क है ये कैसा है, ये ग्राउंड वर्क है, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। आप जो पेपरों पे लिखते हैं हो सकता है वो ग्राउंड की कंडीशन वो फॉलो ना करता हो। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। तो नेशनल हाईवे के लिए जो मैदानी सड़क है सामान्य के लिए 60 मीटर और न्यूनतम कितना है 45 मीटर। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में 24 मीटर, न्यूनतम कितना है 18 मीटर। उसी तरीके से स्टेट हाईवे के लिए 45 मीटर मैदानी क्षेत्रों के लिए नॉर्मल वाली, और न्यूनतम कितनी है मिनिमम 30 मीटर। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पट्टी जो है वो कितनी है 20 मीटर और न्यूनतम है 18 मीटर। ठीक है, OD मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कितनी है, सामान्य के लिए 30 मीटर और न्यूनतम कितनी है 20 मीटर। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 18 मीटर और न्यूनतम कितनी है 15 मीटर। माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए 25 मीटर, न्यूनतम कितनी है 15 मीटर। सामान्य के लिए 15 मीटर और न्यूनतम कितनी है 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विलेज रोड की। तो विलेज रोड में कितनी है, सामान्य के लिए 18 मीटर और मिनिमम कितनी है 12 मीटर, और पहाड़ी के लिए सामान्य कितनी है 9 मीटर और मिनिमम कितनी है 9 मीटर। यह दोनों सेम रहेंगी। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, देखिए मैं आपको ये सारे डाटा आपके सेमेस्टर एग्जाम से के लिए अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर आप कहीं कंपटीशन में जाते हैं या आपको आगे इन फ्यूचर मेरी तरह आपको पढ़ाना पड़ा या जॉब करनी पड़ी कहीं पर, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब पॉलिटेक्निक करते हैं तो इंजीनियरिंग का ये बेसिक है, एकदम बेस क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगर आप जॉब जेई बन जाते हैं या आपको आगे भी पढ़ना है, बीटेक करना है, एमटेक करना है, पीएचडी करनी है या कहीं और फील्ड में जाना है, ठीक है, तो आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ाता हूं कि आपको कैसे पास होना है। मेरा पढ़ाने का एम जो है वह यह है कि जो बच्चा है मेरा उसको पूरी तरीके से फुल जो नॉलेज है वो दी जा सके। खाना पूर्ति करना मेरा काम नहीं है। मैं आपको पूरा जो भी इंजीनियरिंग में जो टॉपिक में है जो बहुत कवर करना जरूरी है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम में आपके आए और चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम में आपके ना आए, अगर आपके वो फ्यूचर से संबंधित है, अगर इन फ्यूचर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अपने लेक्चर में उस बात का जिक्र जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं आपका चूंकि डिप्लोमा का स्टूडेंट है उसको जेई का भी एग्जाम देना है, अगर वो बीटेक करेगा तो उसमें भी आपको आगे स्टडी करनी है तो वहां पढ़ना है, देन वो एमटेक करेगा। तो मैं ये सोच के कभी नहीं पढ़ाता हूं आपको कि डिप्लोमा का स्टूडेंट है तो सिर्फ डिप्लोमा की ही बात बता दूं, सेमेस्टर एग्जाम में कैसे पास होना है उतने नंबर का बता दूं। तो चाहे आप अच्छा लगे तो आप लेक्चर को कंटिन्यू देखें और चाहे ना अच्छा लगे तो आप स्किप करके देखें, बट मेरा जो एम है वह खाना पूर्ति का नहीं है। आपको एक एक ग्राफ, एक एक टेबल जो होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा।
बहुत सारे संस्थानों में, क्योंकि मैं खुद एक संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे संस्थानों में मैंने देखा है टीचर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिलेबस लिया, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दिए, बाकी जो टेबल है, न्यूमेरिकल है, वो सब छुड़वा दिया, या थ्योरी सब्जेक्ट्स को बहुत हल्के में लेते हैं। आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा में क्या है, आप पर्टिकुलर कहीं जॉब करने जाएंगे, जॉब करने जाएंगे तो क्या सिर्फ आपसे कैम्बर पूछा जाएगा, कैम्बर कितना दिया जाता है ये नहीं पूछा जाएगा, आप कैम्बर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना आवश्यक है, बट कैम्बर कहाँ कितना दिया जाना है यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो उसकी क्या टेबल है, क्या उसकी सारणी है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, भले वो एग्जाम में ना पूछी जाती हैं बट कंपटीशन में तो पूछी जाती हैं। आप साइट पर काम करेंगे तो वहां तो उनकी जरूरत पड़ेगी, भले आपको कैम्बर कितना भी पता हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मैदानी क्षेत्र में कैम्बर कितना देना है या सड़क की चौड़ाई। वहां पर NHAI में आप काम कर रहे हैं बतौर जूनियर इंजीनियर, आपको साइट पे खड़ा कर दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए मैदानी सड़क में, मैदानी में अगर विलेज रोड बननी है तो उसकी मिनिमम विड्थ की स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो आपको नहीं पता है, तो आपको भले आपको उसके बारे में, चौड़ाई के बारे में पता हो, आप बेकार हो। तो इसलिए मेरा हमेशा से यह मानना भी रहा है, स्वयं का भी, और मेरा पढ़ाने का यही स्तर है, इसी लेवल से मैं पढ़ाता हूं कि आपको सारी चीजें जितने से ज़्यादा मुझसे हो सकती हैं वह मैं आपको लेक्चर में प्रोवाइड करता हूं। इसलिए कभी कभार लेक्चर में मेरे देरी हो जाती है क्योंकि मैं मटेरियल इकट्ठा करता हूं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो अगर जो लैंड एक्विजिशन है उसमें क्या होता है कि भविष्य में हम उसी टाइम पर रोड को, जमीन खरीद लेते हैं भविष्य को सोचकर। उसके दो प्रकार हैं, दो रीजन हैं। एक तो रीजन है कि जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वह पब्लिक का पैसा होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट यह सोचती है कि अगर आज हमने ये खरीद लिया तो बाद में उसकी इकोनॉमिक रहेगी, वो सस्ता रहेगा। दूसरा क्या, रोड बनने के बाद आसपास की जमीनें बहुत महंगी हो जाती हैं तो गवर्नमेंट को लेने में और ज्यादा व्यय करना पड़ता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन यह है कि अगर मान लीजिए हमने आज छोटी रोड निकाल दी, उसके बाद उसके चौड़ाई करने के लिए हमने जमीन नहीं ली, कल को अगर उसके आसपास में किसी ने घर बना दिया तो क्या हम उस बिल्डिंग को ध्वस्त कर पाएंगे या उसके घर को गिरा पाएंगे? तो यह सोच के भाई हम क्या करते हैं, ज्यादा भूमि अधिग्रहण करते हैं फ्यूचर को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेरी लैंड। ये क्या होती है? अभी तक जो मैंने बताया वो क्या बताया आपको, परमानेंट लैंड। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस को समझिएगा, परमानेंट लैंड और टेम्परेरी लैंड। अब बात करेंगे आपसे टेम्परेरी लैंड की, ये क्या होती है। तो देखिए, सड़क जब निर्माण करते हैं तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि सड़क निर्माण में आपको रोड जो है आपकी, वहां क्या पेवमेंट क्या रखना पड़ता है, नॉर्मल जो भूमि का लेवल होता है या भौम जल स्तर होता है, आप ये भी कह सकते हैं ग्राउंड लेवल कह सकते हैं या वर्षा का लेवल कह सकते हैं, उससे 60 सेंटीमीटर अप रखना पड़ता है। अब 60 सेंटीमीटर अप कैसे रखेंगे, उसको पटान करेंगे, मिट्टी पाटेंगे, है ना, फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए आपको मिट्टी लानी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आपको रोड बनाना है, फिलिंग करना है, तो आप मुरादाबाद से मिट्टी लाएंगे, जितना रोड का खर्चा नहीं उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, आप उसके रोड के साइड में जो किसानों के खेत होते हैं वहाँ से मिट्टी लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन जो किसानों के खेत होते हैं उनसे मिट्टी को खरीद लेती है टेम्परेरी तौर पर। ठीक है, टेम्परेरी तौर पर खरीद लेती है और उसकी मिट्टी निकालकर बाद में किसानों को वापस कर देती है। तो जो यहां मिट्टी निकाली जाती है इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी लैंड। और जिन गड्ढों से निकाली जाती है उनको क्या बोलते हैं, बोरोपिट्स, या आप ये कह सकते हैं उनको हिंदी में खतान बोलते हैं। ठीक है, अब गड्ढों की संख्या भले बढ़ा दी जाती है लेकिन गड्ढों की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती, क्योंकि किसानों को अनाज पैदा करने में, बाद में उसको लेवल कराने में दिक्कत आती है। आप लोगों ने देखे होंगे जो ग्रामीण से ताल्लुक रखते हैं, जिनके आसपास, खेतों के आसपास जो है रोड निकली हुई होगी, तो जब उनके वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो खेतों से मिट्टी ले ली होगी, भले उसके पैसे गवर्नमेंट ने ना दिए हों, है ना। तो मिट्टी ले ली होगी, बाद में किसानों को फिर क्या करना पड़ता है, ब्लेड लगा के उसको बराबर करवाना पड़ता है ना, या रोटावेटर लगा के बराबर करवाना पड़ता है, रोटावेटर लगा के,
है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी जो ग्रामीण एरिया से ताल्लुक रखते हैं। तो खदानों की गहराई जो है वो 30 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा नहीं रखती है, 30 सेंटीमीटर उसकी गहरे गड्ढे रखे जाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो फिर वो ऐसा रूल फॉलो बहुत कम ही होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट है और ये काम जो होते हैं रूल्स हैं वो तो हमें करने ही है। उसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग लाइन की। अब बिल्डिंग लाइन क्या होता है, देखिए मान लीजिए रोड निकला है, इस रोड के हम इन फ्यूचर हमें ये देखना है कि भाई ये हमारा रोड है, कल को हम यहां तक इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, तो पब्लिक कहां तक घर बनाए, ऐसा ना हो धीरे धीरे बढ़ाते हुए रोड पे आ जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है, आप लोगों ने हर जगह शहरों में देखी होगी, गांवों में देखी होगी कि रोड बनने के बाद लोग एंक्रोचमेंट कर लेते हैं। तो उसके अनुसार रोड एक्ट के अनुसार हर जगह की सीमा बना रखी है कि आप इतने से ज्यादा आगे इतना छोड़ के आप कुछ भी बनाइए, इतने पर नहीं बना सकते। उसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला तो रोड चौड़ा करना, दूसरा इमरजेंसी में कभी रोड पर मेंटेनेंस करना पड़े, उसके मटेरियल डालना पड़े, सामान खरीदना पड़े, सामान रखना पड़े वहाँ का, है ना, या इंस्ट्रूमेंट खड़े करने पड़े, ठीक है, या कभी एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पर गाड़ियाँ टकरा जाएं, गाड़ी पलट जाए तो आसपास के जो घर हैं उससे बाधित ना हो। तो यह सब सोच के अतिक्रमण लाइन जो है या बिल्डिंग लाइन जो है वह बनाई जाती है कि उसके बाद आप घर बनाइए, उसके बीच में आप घर नहीं बनाएंगे। तो जो हमारा रोड है, इस रोड से कितनी दूरी पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपना स्वयं का या निजी कंस्ट्रक्शन, वह क्या कहलाता है, बिल्डिंग लाइन कहलाती है। बिल्डिंग लाइन का एक और रूल है जिसमें बताया गया है कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के लिए 80 मीटर, मुख्य जिला सड़क के लिए 50 मीटर, विलेज रोड के लिए 25 मीटर। ठीक है, शहरों तथा घनी आबादी के भवन रेखा का विशेष महत्व होता है। यह सड़क सीमा से कितना 3 से 5 मीटर दूरी पर रहना चाहिए। अगर देखिए कोई नेशनल हाईवे आप लोगों ने देखा होगा कि नेशनल हाईवे जो कहीं किसी शहर से बहुत घनी आबादी से गुजर रहा है, ठीक है। मैं जब मुरादाबाद में रहता था, मुरादाबाद के पाकवड़े एरिया में, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि एकदम बस थोड़ी दूर पर ही 2 से 3-4 मीटर दूर पर ही आपका आवास था। उसी तरीके से आप जब NH-24 पर ये बरेली होके गुजरिए, सीबीगंज बरेली शाहजहांपुर में, तो वहाँ पर भी देखिएगा जो शहरी इलाकों में है उसमें भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं पर डिस्टेंस तो है 20-25 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, लेकिन कहीं कहीं पर डिस्टेंस जो है वो बस 5-6 मीटर है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये रहता है कि अगर सड़क सीमा से 3-4 मीटर, 3 से 5 मीटर दूरी पर तो रहना ही चाहिए, इससे कम पर नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं रोड कैपेसिटी की। ये रोड कैपेसिटी क्या होती है, देखिए रोड कैपेसिटी का बहुत ज़्यादा रिलेशन है ट्रैफिक डेंसिटी से। आगे अगर आपके सिलेबस में होगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो बीटेक में और एमटेक में है उसका पॉइंट, ट्रैफिक डेंसिटी बहुत महत्वपूर्ण है उस जगह पर, लेकिन चलिए जितना आपके में अभी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं एक नॉर्मल भाषा बता देता हूँ आपको पहले, उसके बाद मैं बुक की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। आपको मैंने कहा कि जाइए इस नाके पे खड़े हो जाइए और पता करिए कि आपकी पर्टिकुलर आवर में या पर्टिकुलर वीक में या पर्टिकुलर मंथ में कितने वाहन यहाँ से गुजरते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, जहाँ पर आप खड़े हैं वो आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा। मान लीजिए ये रोड है और ये नाका है, ठीक है, मैंने कह दिया जब आप यहाँ पर खड़े होइए और पता करिए कितने वाहन जा रहे हैं। ठीक है, आप कॉपी पेन लेंगे और कॉपी पेन लेके लिखेंगे कि एक दिन में ये 2 पहिया वाहन निकले, ये 4 पहिया वाहन निकले, इतने ये निकला, इतना ये निकला, तो पर आवर में कितने निकले यह आप नोट करेंगे। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर बिंदु से जो जिस पर आप खड़े हैं वह बिंदु क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट या प्रेक्षण बिंदु। ठीक है, और जो आप होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जर्वर होंगे। ठीक है, तो आप कहलाएंगे ऑब्जर्वर और जिस बिंदु पर आप खड़े होंगे, जिस पॉइंट पर आप खड़े होंगे वह क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है,
तो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर खड़े होकर आप क्या करेंगे, निकलने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या को सड़क की क्या कहते हैं, क्षमता। अब 1 घंटे में जितनी ज्यादा वाहन निकल सकते हैं वहां पर, वह क्या है, सड़क की क्षमता है या सड़क की कैपेसिटी है। इसको कैसे निकालते हैं, C बराबर 1000 V/S। C क्या है, प्रति लेन प्रति घंटा में वाहनों की संख्या निकालनी है। V क्या है, वाहन की गति किलोमीटर पर आवर में। अब वाहन की गति अगर किलोमीटर पर आवर में ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो प्रति घंटा वाहनों की संख्या है वो क्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी। अरे भाई एक बिंदु है ये पॉइंट, अब इस पे मान लीजिए ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से 4 वाहन निकले तो फटाफट निकल जाएंगे, और अगर इसी पर बैलगाड़ी निकले तो धीरे धीरे निकलेगी। तो अगर स्पीड ज्यादा है तो क्षमता क्या होगी, रोड की बढ़ जाएगी। तभी तो कहा जाता है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ा दीजिए तो क्या होगी, जो ट्रेन की पटरियां हैं उनको अदर ट्रेनों के लिए स्पेस मिल जाएगा, है ना, यही तो कहा जाता है। तो नेशनल हाईवे में जगह क्या होती है, क्योंकि उनके डिजाइन स्पीड ज्यादा होती है। विलेज रोड में जगह नहीं हो पाती है, लेकिन विलेज रोड में उस हिसाब से ट्रैफिक भी कम होता है। ठीक है, तो बात करते हैं एस की। एस क्या है, एकल पंक्ति में चल रहे आगे पीछे वाहनों के मध्य की औसत दूरी, है ना। अगर औसत दूरी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर औसत दूरी ज्यादा होगी तो C की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सीधी सी बात है, अगर भाई ज्यादा दूरी खड़े होंगे तो वाहन उस जगह पर कम निकलेंगे, है ना, और अगर कम दूरी खड़े होंगे तो वाहन जल्दी निकलेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसका नाम है रोड कैपेसिटी। कभी आपसे पूछे तो रोड कैपेसिटी के बारे में होता क्या है, लिखा जाता है निम्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी दें, तो उसमें आ जाता है कि रोड कैपेसिटी के बारे में बताएं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैफिक लेन की। ट्रैफिक लेन क्या होता है, सड़क पेवमेंट की वह न्यूनतम चौड़ाई या वह मिनिमम जो विड्थ है उसकी, जिस पर एक ही दिशा में जाने वाले वाहन, ठीक है, या आने वाले वाहन सामान्य माप से एक पंक्ति का फॉलो करते हुए चलते रहें। ठीक है, या क्या कहलाती है, लेन कहलाती है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, व्हाट इज द लेन। लेन क्या है, देखिए रोड है, ठीक है। अब इसमें ये हमारा मान लीजिए डिवाइडर है, ठीक है, मेरिडियन। अब उसके बाद यहां मैंने एक हल्की हल्की स्ट्रिप डाल दी, आप लोगों को बिल्कुल हाईवे आपको नजर में आ गया होगा। ये डिवाइडर है, ठीक है। मान लीजिए इधर से ये वाहन इधर से आ रहे हैं और इधर से जा रहे हैं। अब ये कितने लेन का हाईवे बन गया, 1 2 3 4, ये 4 लेन का हाईवे है। बहुत बच्चों को हाईवे में लेन की गिनती नहीं कर पाते हैं, तो वो देखिए जो हल्के हल्के डॉटेड लाइनें होती हैं, ठीक है, उन डॉटेड लाइनों के जो इधर का पोर्शन 1 लेन और इस साइड का पोर्शन 1 लेन, तो वह क्या कहलाएंगे, 2 लेन। ठीक है, तो जहां पर सिर्फ 2 लेन की होती है उसमें क्या करते हैं, 1 लेन में जाते हैं और 1 लेन में आते हैं। अगर 4 लेन है तो डिवाइडर के एक साइड में आएंगे और डिवाइडर के एक साइड में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लेन है इसमें सारे वाहन ऐसे सीधे चले जाते हैं, ठीक है, अनुसरण करते हुए। तो यह क्या कहलाती है, सिंगल लेन। इससे क्या होता है, लेन से हमें अब विलेज रोड में अभी आप एक ही साइड में चल रहे हैं, कोई डिवाइडेशन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। इसमें कि सिंगल लेन में अगर एक ही साइड में वाहन चलेंगे तो उनके टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वह क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, या उनकी टकराने की प्रायिकता जो है वो बहुत लेस हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अधिकतम जो चौड़ाई है वाहनों की 2.44, उसको रखते हुए 2.55 मीटर 2.50 मीटर क्या करेंगे, एकल लेन की चौड़ाई रखेंगे। बट एकल लेन की चौड़ाई 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप 2.5 मीटर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओवर सेफ्टी की पॉइंट की बात करें, देखिए मैं यहाँ पर बहुत सारे बिंदु बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंफ्यूज इसलिए नहीं होइएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अकॉर्डिंग टू IRC, अकॉर्डिंग टू ओवर सेफ्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइट क्राइटेरिया, ठीक है, साइट पर क्या पोजीशन है
उसके हिसाब से अलग अलग रूल्स होते हैं, बट जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे साइट पर, उनमें से कोई एक, है ना, कि वहाँ कंडीशन कैसी। तो देखिए, अगर जो वाहन चल रहे हैं अगर 2.5 मीटर का आप बना रहे हैं तब भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, 2.5 मीटर का वाहन 2.44 लगभग 2.5 मीटर का वाहन होता है, उसके लिए एकल लेन की चौड़ाई कितनी होगी, 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर आप ओवर सेफ्टी की बात करें तो 3.8 मीटर चौड़ा होना चाहिए। अब इसमें देखिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये क्या है कि 2.5 मीटर वाहन के लिए 3 मीटर, तो देखिए 2.5 मीटर जो 2.44 मीटर जो वाहन की चौड़ाई होती है, आप मान के चलिए लगभग 2.5 मीटर वाहन की चौड़ाई है ना, क्योंकि आसपास उसका एंगल निकले रहते हैं, साइडें निकली रहती हैं, तो उस चीज़ को आप 2.5 मीटर प्रॉपर लेके चलिए। अब वो 2.5 मीटर वाहन के लिए आपको रोड की चौड़ाई कितनी है भाई, ऐसा तो नहीं है रोड एक पॉलीथीन का कवर है उसमें आप पूरा 2.5 मीटर को लगा देंगे, निकाल देंगे, है ना, कोई पैकिंग थोड़ा करनी है, थोड़ा वाहन का जो व्हील है इधर उधर टर्न भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे 3 मीटर उसकी चौड़ाई रखें तो सफिशिएंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, तो फिर क्या है 3.8 मीटर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, यातायात लेन के लिए, ट्रैफिक लेन के लिए इन्होंने अलग अलग वेट पे डिवाइडेशन किया है। सिंगल लेन, डबल लेन के लिए उसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत हल्का यातायात है तो सिंगल लेन के लिए न्यूनतम 3.8 मीटर, ठीक है, तथा क्रॉस करने के लिए पेमेंट के दोनों आवश्यक चौड़े बर्म और ग्रामीण सड़कों के लिए 3 मीटर, ठीक है। 300 वाहन प्रति घंटा है डेंसिटी वाहन के लिए, तो उसके लिए डबल लेन और 7.5 मीटर। 300 से 600 वाहन प्रति घंटा है तो 3 लेन 10.5 मीटर, और 600 से 1500 वाहन प्रति घंटा है तो 4 लेन, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है कि अगर वाहनों की संख्या बढ़ती है तो किस प्रकार से लेन की संख्या हम बढ़ाएंगे, ठीक है। वाहनों की संख्या बढ़ाएंगे तो लेन की संख्या बढ़ाएंगे, और ध्यान रखिएगा वाहनों की संख्या बढ़ेगी तो वेट की भी संख्या बढ़ेगी रोड पर, ठीक है, लेकिन वेट से इतना रोड का इसका मतलब नहीं है, ठीक है। बात करते हैं, कुछ हमारे पास फिगर हैं जिसमें 4 लेन 6 लेन है ना, आपको असाइनमेंट में भी यही फिगर्स मैं दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 4 लेन वाले महामार्ग की अनुप्रस्थ काट या 4 लेन वाले हाईवे का क्रॉस सेक्शन। क्या क्या होता है देखिए, सबसे पहले ये 4 लेन है तो 2 लेन ये हो गई और 2 लेन ये हो गई, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन, जिसको आप डिवाइडर बोल देते हो, है ना नॉर्मल भाषा में। ये कितना से कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक। जहां जगह है नहीं है तो वहां 1.5 मीटर, और जहां आपको जगह बहुत उपलब्ध है कंट्री साइड रोड में, कंट्री साइड रोड बोला है तो मैंने मतलब शहर के किनारे वाला रोड, ठीक है, तो वहां पर 1.5 से 5 मीटर, है ना। जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ एक वर्ड यूज होता है कि वो कंट्री साइड रहते हैं, तो कंट्री साइड का मतलब वो नहीं देश के साइड, कंट्री साइड का मतलब जो सिटी है उससे थोड़ा सा दूर, है ना। तो आपका राइट, यहाँ पर राइट कैरिज वे और ये आपका लेफ्ट कैरिज वे। ये जो साइड में पोर्शन बना है ये क्या कहलाएगा, बर्म कहलाएगा। दोनों लेन की चौड़ाई कितनी है, 7.5 मीटर, और इधर भी 7.5 मीटर, ठीक। ये आपका ढाल है ना, 2:1 का, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या बचा, जो बर्म की चौड़ाई है वो 1.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ट्रैफिक है। अब चाहे इसको आप आने वाला ट्रैफिक बना लिए, चाहे इसको आप जाने वाला, है ना, वो डिपेंड करेगा कि कौन से कंट्री में कैसी सिचुएशन है। ओके, नेक्स्ट है आपका 4 लेन का शहरी और साइकिल ट्रैक सहित क्या बनाएंगे उसके हिसाब से। अब देखिए, जो इसमें बनाते हैं इसमें हम एक साइड, चाहे आप दोनों साइड फुटपाथ बना दें और चाहे एक साइड फुटपाथ बना दें, एक साइड साइकिल ट्रैक बना दें। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए 25 से 30 मीटर रोड एरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 मीटर का ये फुटपाथ है, उसके बाद 2 मीटर का साइकिल ट्रैक है, और यहाँ पर ये डिवाइडर टाइप रूप में घास का बर्ज बना है ना, घास का बर्ज है ना,
बर्ज का मतलब जहाँ पे डिवाइडर जिस पे छोटी छोटी घास लगी हो, और ये आपका पृथक्कारी है या मीडियन है। ठीक है, यहाँ डबल लेन के लिए 7.5 मीटर ये चौड़ाई है, और ये आपका उसी तरीके 0.6 मीटर, 2 मीटर, और यहाँ पर 2 मीटर का हमने फुटपाथ बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, साइकिल ट्रैक भी बना सकते हैं और फुटपाथ बना सकते हैं। ये आपका शहरों में, और गांव में आप इसको बर्म बना दीजिए। ठीक है, या कंट्री साइड में आप इसको बर्म बना दीजिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 6 लेन की। अब 6 लेन में शहरी में क्या होगा, यहां पर फुटपाथ बना दिया। ये देखिए आपको कर्ब जो आपने नहीं देखा था अभी तक, ये देखिए कर्ब का स्टोन है, ये पत्थर लगा हुआ है साइड में, यहाँ दोनों तरफ कर्ब लगा हुआ है, और इस फुटपाथ के नीचे यहाँ पर ड्रेन का पाइप निकला हुआ होगा, जो इसका पानी फुटपाथ से होता हुआ नीचे नाली में चला जाएगा। ठीक है, ये भवन रेखा है 60 मीटर की ली हुई। ठीक है, 6 लेन शहरी है। 6 लेन की चौड़ाई कितनी हो गई, 10.5 मीटर। फुटपाथ की चौड़ाई कितनी हो गई आपका 3 मीटर। उसी तरीके से ये आपका क्या है, वहाँ 1.5 से 5 मीटर मैंने बताया था, यहाँ पर 2 मीटर ले लिया। कहीं पर अगर 3 मीटर ले लिया, 4 मीटर ले लिया, तो आप हैरान मत होइएगा, वो जितनी आपको जगह आपके पास स्पेस हो तो उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, वाहन की लाइट फ्लक्चुएट ना करे। आप पूछेंगे इसमें पौधे क्यों लगाते हैं, ट्रे क्यों लगाते हैं, तो जब हमें यहाँ पर लाइट पड़ती है तो दूसरी जगह पर ना जाए, फ्लक्चुएट ना करे लाइट, है ना, या दूसरी जगह पर रिफ्लेक्शन ना करे, सही वर्ड रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन ना करे, दूसरे वाहनों को बाधित ना करे, उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पौधे लगा देते हैं। लेकिन पौधों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा ना तो होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, इधर भी 10.5 मीटर और इधर भी 3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से 6 लेन हाईवे हो गया। अब बात करेंगे ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन। तो महामार्गों में विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को आमने सामने की टक्कर से रोकने के लिए सड़क की चौड़ाई में के मध्य में लंबाई की दिशा में क्या करते हैं, एक पट्टी डाल दी जाती है जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको यातायात पृथक्करी बोलते हैं या मीडियन बोलते हैं। मध्य पट्टी के कारण दोनों तरफ के यातायात अपनी लेन में रहने के लिए बाध्य हो जाता है, जैसा मैंने पहले से आपको बता रखा है। अब ठीक है, भूमि उपलब्ध हो तो 2.5 मीटर, 5 मीटर और 1.5 से 5 मीटर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट की बात है, वो है कि लंबे अगर पुल हैं तो डिवाइडर कितना रखेंगे, मीडियन कितना रखेंगे, 1.2 मीटर। ठीक है, हेडलाइट की चकाचौंध रोकने के लिए, अगर हेडलाइट वाहन सामने से आ रहे वाहन है और रात में उसकी चकाचौंध को रोकना है, ज़्यादा ट्रैफिक है, एक्सप्रेस हाईवे टाइप में है, तो वहाँ पर उसकी चौड़ाई 6 मीटर। ठीक है, और IRC के अनुसार खुले क्षेत्रों में या 5 मीटर न्यूनतम होनी चाहिए। तो मैं या जो मान के चलता हूँ वो 1.5 से 5 मीटर। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि एक्सप्रेस वे टाइप में कोई जगह है तो वहाँ पर आप 6 मीटर का रखेंगे, इफ़ उसमें इफ़ और बट लगा है, अगर स्पेस उपलब्ध है तो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सड़क उभार की, अनप्रस्थ ढाल की, कैम्बर की। तो जो रोड होती है, ये हमारी रोड है ना, इस पे कछुए की पीठ की तरह उभार दिया जाता है उसके क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कैम्बर। ठीक है, कैम्बर बोलते हैं, यहाँ पर क्राउन लिख गया है। ठीक है, जो उसका शीर्ष होता है वह क्या होता है, क्राउन कहलाता है। ठीक है, अब कैम्बर क्यों दिया जाता है, कैम्बर के बारे में अभी बताएंगे कैम्बर क्यों दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं उसका सबसे मेन कारण यह है कि रोड जो है उस पर फिसलन से बचने के लिए, उस पर गिरे हुए पानी से बिटुमेन नष्ट ना हो, वह प्रॉपर ढंग से बाहर को निकल जाए, इसके कारण हमें रोड में कैम्बर देना पड़ता है या रोड में ढाल देनी पड़ती है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये रोड है और इस रोड पर ये वाला जो इसका जो बीच का पोर्शन हल्का उठा रखते हैं और साइड को मिला देते हैं रोड में जाके, उसको क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो वर्षा के जल को सड़क सतह से दूर ले जाने, ताकि सड़क जो है हमारी क्या रहे, सूखी रहे और फिसलन ना हो। ठीक है, वर्षा जल मध्य से किनारों की तरफ बह जाता है। ठीक है, अब सड़क के आधा स्तर में जो सबग्रेड है उसमें पानी इन्फिल्ट्रेट ना करे। भाई अगर पानी बह जाएगा तो इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, है ना, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के पूरक हैं। फिर विपरीत दिशा से आने वाले यातायात को अलग रख के, यह भी एक कारण होता है।
ठीक है, क्योंकि मध्य में जब उभार होता है तो बीच में वाहन नहीं चलते हैं, साइड में चलते हैं, तो वाहन भी जो है वो अलग अलग रहते हैं, आसपास आने की चेष्टा नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो वाहन के टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो कैम्बर है वो सड़क की लंबाई की दिशा में ही दिया जाता है, कर्व पर नहीं दिया जाता, क्योंकि कर्व पर जो है वो अपकेंद्री बल जो है उसको उदासीन कर लेता है, ठीक है, और आवश्यक ऊंचा भीतर के किनार उठा दिया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए जब कर्व होता है तो कर्व पर क्या होता है, सड़क का जो बाहरी किनारा है वो अपकेंद्री बल को उदासीन करने के लिए आवश्यक रूप से क्या करते हैं, उठा देते हैं, है ना। अभी मैं जब आपको आगे कर्व या ग्रेडियंट बताऊंगा सुपर एलिवेशन, तो वहां पर इस बात का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, भीतरी के किनारे की अपेक्षा उठा दिया जाता है, जिससे वर्षा जल स्वयं ही सड़क के सतह के किनारे बह जाता है, इसलिए हमें कर्व पर नहीं देना पड़ता है। देखिए आपको फिर से मैं बता देता हूं, ये आपका कर्व है। ठीक है, अब कर्व में क्या होता है, रोड को एक साइड से पहले ही उठा दिया जाता है, तो उसमें क्या है, पानी निकल जाता है। ठीक है, भीतरी किनारे की अपेक्षा उठा दिया जाता है तो पानी क्या है, प्रॉपर निकल जाता है। तो हमें कैम्बर क्यों देना है, कैम्बर इसीलिए तो देना है पानी निकल जाए। तो यहाँ पर पानी अपने आप निकल रहा है, तो हमें यहाँ पर कैम्बर देने की आवश्यकता नहीं होती है। किस पर, कर्व पर। ठीक है, अब कैम्बर का माप कैसे करेंगे, तो कैम्बर का माप देखिए, अगर कहीं पर लिखा है कि हमें 1/60 का कैम्बर देना है तो कैसे देना है, देखिए सबसे पहले तो एक बात मान लीजिए, देख लीजिए कि मान लीजिए ये हमारी रोड की चौड़ाई है और ये हमने कैम्बर देना है। तो जो हमने कैम्बर देना है, इस कैम्बर सबसे पहले रोड की चौड़ाई को हाफ डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हाफ इधर देंगे और हाफ डाल इधर देंगे, आधा पानी इधर निकलेगा और आधा पानी इधर निकलेगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको 1/60 का कैम्बर देना है तो क्या करेंगे, 1/60, और रोड की चौड़ाई मान लीजिए 6 मीटर है, 7 मीटर है, 10 मीटर है, चलिए हम मान लीजिए रोड की चौड़ाई 10 मीटर है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है, और ये 12। ठीक है, तो 1/12 का आपको क्या करना है, कैम्बर देना है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कितना कैम्बर देना है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वह किस में रहेगी, क्योंकि मीटर में रखी थी वहां पर, तो यह भी क्या रहेगी, मीटर में रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अलग डाटा है, वहां पर 12 था, तो ये अगर इतना है तो यहाँ कैम्बर कितना हो गया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फिर क्या होगा, इसमें जो सड़क का ये नीचे देखिए, ये सड़क थी, मैंने ऐसे बताया था, ऐसे, तो ये वाला पोर्शन 0 पे रखेंगे और यहाँ पर टेम्पलेट रखेंगे। टेम्पलेट मतलब सांचा, खांचा। ठीक है, और उस खांचे पे यहाँ पर 5 सेट कर देंगे और उसके बाद 5 सेंटीमीटर सच कर देंगे, यहाँ पर निशान लगा देंगे, और इस तरीके से आप आगे तक पीछे तक ये रोड आपका बनता इसी टेम्पलेट से चला जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैम्बर का मान जो है वो परसेंटेज में भी कभी कभी दिखा देते हैं, जैसे 5% है तो क्या करिएगा, 5/10 करिए, है ना, तो 1/2, तो इस तरीके से आप कैम्बर निकाल सकते हैं। उसके बाद कैम्बर का मान जो है वह, अगर हमारी सतह जो है वह खुरदरी है तो कैम्बर ज़्यादा देना पड़ता है, और अगर चिकनी सतह है, समतल सतह है, तो कैम्बर कम देना पड़ता है, क्योंकि खुरदरी सतह है तो पानी ज़्यादा रुकेगा तो कैम्बर आपको ज़्यादा देना है, और अगर आपको खुरदरी सतह नहीं है तो कैम्बर आपको कम देना है। तो इसलिए विलेज रोड है तो आपको कैम्बर ज़्यादा देना है, अगर आपका नेशनल हाईवे है तो कैम्बर आपको कम देना है। ठीक है, अब भारतीय रोड कांग्रेस जो है, भारतीय सड़क कांग्रेस, उसके अनुसार कैम्बर जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार से दिया जाता है। याद रखिएगा, कंपटीशन में कैम्बर बहुत पूछा जाता है कि किसमें कितना कैम्बर देना है, तो यह डाटा जरूर आप याद रख लीजिए, भले आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो, और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसमें कैम्बर पूछा जाता है, वैसे सेमेस्टर में कैम्बर पूछा जाता है तो आप टेबल बना देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, एग्जामिनर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। ठीक है, तो कंक्रीट रोड है तो 1/60 का कैम्बर 1.7%, मैंने 7% की बात की थी। बिटुमेन्स रोड 1/50 टू WBM, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, वाटर बाउंड मैकाडम,
है ना। अगर नहीं पता है तो आप मेरा पहले वाले लेक्चर देखिए वाटर बाउंड मेथड, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी बताई थी। कहीं पर कोई बात हो तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको नहीं पता है, यही लेक्चर आप देख रहे हैं, तो सब मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है आप पुराने लेक्चर देखिए, तभी हाईवे के आगे के लेक्चर आपको समझ में आएंगे। तो 1 in 40 2.5%, अर्थ रोड 1 in 25 4%, पेविंग 1 in 60 1.7%। ठीक है, अब बात करते हैं अत्यधिक अगर कैम्बर दे देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, अगर रोड में हम बहुत ज़्यादा कैम्बर दे देते हैं, मान लीजिए कैम्बर हमने बहुत ज़्यादा दे दिया ऐसे फॉर एग्जांपल, अब अगर कैम्बर इतना दे दिया तो क्या हो, पानी बहुत तेजी से बहेगा, और जब पानी बहुत तेजी से बहेगा तो पानी की स्पीड बढ़ेगी, और जब किसी चीज़ में स्पीड होती है तो वो क्या करती है, किसी चीज़ को धक्का देती है, फोर्स देती है, उसका फोर्स जनरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो रोड में क्या पड़ने लगते हैं, कटान जैसे गड्ढे, जैसे आपने बरसात में पानी बहुत तेजी से जब बहता है तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं ज़मीन पर, तो उस तरीके से रोड के किनारे छोटी छोटी नालियाँ बन जाएंगी, और इन्हीं नालियों के गड्ढों को क्या बोलते हैं, रट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए कैम्बर हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। दूसरा, जब कैम्बर बहुत ज़्यादा देते हैं तो वाहन जो है वो मध्य में आने की चेष्टा करते हैं, टकराव बढ़ जाता है और सड़क का भाग भी टूटने लगता है। ठीक है, अब वाहन अगर तेजी से चल रहा है, एक साइड में है, तो पलटने और फिसलने की संभावना रहती है। ठीक है, बैलगाड़ी आसानी से चल नहीं पाती हैं, या जो गांव के साधन हैं वो सही से चल नहीं पाते हैं, वो ज़्यादा ऊंची, जैसे भूसा भरा रहता है किसी गाड़ी में तो देखा होगा कितने ऊंचाई तक बढ़ा रहता है, तो साइड में उसके पलटने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब कैम्बर कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कैम्बर जो है वह सर्कुलर कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर, एलिप्टिकल कैम्बर, वृत्ताकार कैम्बर, परवलयाकार कैम्बर, दीर्घ वृत्ताकार कैम्बर, समृद्ध कैम्बर या कंपोजिट कैम्बर। ठीक है, तो इतने प्रकार के आपके कैम्बर होते हैं। यातायात की दृष्टि से वृत्ताकार के स्थान पर हम क्या देते हैं, परवलयाकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार कैम्बर देते हैं, जो सड़क के लिए उत्तम रहता है। ठीक है, उत्तम इसलिए रहता है क्योंकि अगर हम सर्कुलर कैम्बर देते हैं तो क्राउन जो है बहुत ऊंचा हो जाता है, जिसको बार बार वाहन फिर पार करते रहते हैं और दिक्कत खड़ी होती है। और अगर हम परवलयाकार कैम्बर देते हैं तो हमारा क्राउन भी ऊंचा नहीं रहता और वाटर भी आराम से निकल जाता है, और साइड जो है ढाल अच्छी हो जाती है और पानी आराम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैम्बर देते कैसे हैं। तो डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट यूज करते हैं। उन टेम्पलेट में क्या करते हैं, रोड के साइड भाग को इस तरीके से अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया जाता है, और उसको टेम्पलेट को बनाकर इसी तरीके से पीछे को रोड बना दी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर दीर्घवृत्ताकार में, उसी तरीके से परवलयाकार में, उसी तरीके से कंपोजिट कैम्बर में, जिसमें पैराबोला और स्ट्रेट कैम्बर मिक्स होता है, और आपका सरल रेखा कैम्बर ट्रेंगुलर शेप में। तो इस तरीके के टेम्पलेट बना देते हैं और रोड पे पूरे में आपका कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे, जो सड़क है उसमें अगर सड़क हमारी चिकनी सतह की है, ठीक है, चिकनी सतह की है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेट कैम्बर देते हैं, स्ट्रेट कैम्बर देते हैं, लाइन कैम्बर देते हैं। अगर जो सतह जो है वो हमारी चिकनी नहीं है तो हम क्या करेंगे, पैराबोलिक कैम्बर देंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, उन क्वेश्चंस को आप असाइनमेंट में लिखिएगा, करिएगा। तो निम्न क्वेश्चन को लिखिए, और अगर कहीं पर फिगर की आवश्यकता है तो उनको जरूर बनाइए। कैम्बर क्या होता है, तो कैम्बर का अनुप्रस्थ ढाल क्या होता है, क्यों और किस प्रकार दिया जाता है, अत्यधिक कैम्बर देने से क्या क्या हानियां हैं, इसके बारे में फिगर बनाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, सड़क की चौड़ाई, मार्ग अधिकार, रोड लैंड राइट ऑफ वे क्या होता है। 4 लेन शहरी तथा 6 लेन शहरी महामार्गों का क्रॉस सेक्शन देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और उनके जो मेंबर हैं, उनके जो पार्ट्स हैं और कंपोनेंट्स का नाम डाटा के अनुसार भी लिखिए। कच्ची सड़क के लिए कैम्बर कैम्बर दिया जाता है कितना, इसके बारे में लिखना है कि कच्ची सड़क में कितना कैम्बर देते हैं, है ना। कैम्बर आप स्पेलिंग देख लीजिएगा,
6 लेन शहरी महामार्ग के लिए सड़क की पट्टी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुख्य जिला सड़कों मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए बिल्डिंग लाइन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यह भी आपको बताना है। IRC के अनुसार रोड शोल्डर की चौड़ाई निम्न में से कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2.75, 3 मीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर, इसमें से क्या होगी, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर दें ABCD करके। अगले लेक्चर में मैं आपको इन सब के आंसर बताऊंगा, ठीक है। अपने टेलीग्राम चैनल पर इन सब के आंसर डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपके इन सब के आंसर जब वहाँ पर डालूँ तो अपने दिए गए आंसर को चेक कर लें। और सभी लोग अपने जो हमारा कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर लिखें। आप लोग जो हमारी संस्था से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं या अन्य संस्था से भी बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, वह अपने पास इनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपसे फिर एक बार आग्रह है मेरा कि आप लोग चैनल के वीडियोस को, चाहे वो मेरे हों या किसी भी टीचर द्वारा दिए गए हों, आप उनकी क्वालिटी को, उनके पढ़ाने के स्टाइल को तभी आप जान पाएंगे जब आप किसी को ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप हमसे पढ़े हुए नहीं हैं तो आप हमें जब 2-3 बार सुनेंगे लगातार, तो हमारी आवाज़ से, हमारी परिपाटी से आप जो है वो पूरी तरीके से विज्ञप्त हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे उसको कि इनका जो है वो पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है। और आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से फिर समझ पाएंगे। तो आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, लेक्चर को पूरा पढ़ें। कहीं पर अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कहीं भी थोड़ी बहुत फॉल्ट है तो उसको आप करेक्शन में, क्योंकि देखिए जब हम टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं पर मात्रा का एरर, वर्ड का एरर में भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। तो उसको आप इग्नोर करते हुए और आगे पढ़ाई जारी रखिए। वीडियो को, चैनल को आप अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी डेली आकलन करते हैं कि हमारा कितने लोग चैनल देख रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने लाइक हो रहे हैं, कितने कमेंट्स हो रहे हैं, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और हमारा सिर्फ आपको यही मतलब है कि आप कोरोना काल में अच्छे से अच्छे सिलेबस को पूरा कर पाएँ। सिलेबस को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता मुक्त रहें। आपका सिलेबस अगर हमें पूरा करवाना है तो हम उसको 4 दिन में भी पूरा करवा सकते हैं। तो इसलिए हम इस हिसाब से पूरा सिलेबस करवा रहे हैं कि एक एक बच्चा अच्छे से चीज़ों को पढ़े, ध्यान से उसको पढ़े, ठीक है। देन उसको समझे, और जो सिलेबस है उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अपने मित्रों से कह के टेलीग्राम पे जुड़ें। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो लेक्चर का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, जिससे हम लोग वहाँ पर वीडियो और अन्य जो बातें हैं वह भी शेयर करते हैं। चाहे किसी भी संस्था के पूरे उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहीं के भी बच्चे हों जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, चाहे हरियाणा, दिल्ली, उनके आसपास के सारे बच्चे आप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, जिससे मैं जो भी जानकारी है वो उनको साझा कर सकूं और वहाँ तक सब कुछ पहुँच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लॉट, थैंक यू सो मच।